हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सर। सर। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, बाकी लोग कोई पूछ लो एक बार, किसको 2 मिनट वेट करेंगे। ग्रुप में इंटीमेट कर दो किसी को ज्वाइन करना है, तो हम 2 मिनट वेट कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इन द मीन टाइम, श्रेयान, हाउ इज योर प्रिपरेशन? So going on, sir. Only 11 days left, so a bit anxious regarding. क्या हो गया? थोड़ा सा एक्चुअली ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है एक्चुअली मेरा। जोग्राफी नहीं हुआ कंप्लीट? कोई बात नहीं, आप थोड़ा उसको वीडियोस को थोड़ा 2x करके देखो। 2x यस करके सर। देखो। इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करो। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस करो, और फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा सिलेक्टिव होके पढ़ लो। और मैंने कुछ वीडियोस शेयर की होंगी ग्रुप में आपको ना, कुछ वीडियोस वो आई थिंक 3 वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री की हैं, और 2 वीडियोस ज्योग्राफी की हैं, इंडियन ज्योग्राफी की। उनको एक बार जल्दी से देख लेना। वो मैंने आई थिंक सिविल सर्विसेज में पढ़ाया था किसी को ना, रिवाइज कराने के लिए जल्दी से। तो वो सिविल सर्विस के बच्चों के लिए थी वो क्लासेस। तो आप वो शायद प्रीलिम्स के टाइम की थी क्लासेस, तो आपको वो काम आ जाएंगी काफ़ी, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने कुछ कुछ चीज़ें जल्दी से पढ़ाई हुई हैं। जो हम क्लास में, आप ज्योग्राफी की क्लासेस जो आप पढ़ रहे हो उसके अलावा वॉच दोज ऑल्सो। और जो हम हिस्ट्री अभी पढ़ेंगे थोड़ा अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर किया है शायद उन वीडियोस में ना, 2-3 वीडियो में आई हैव कवर्ड मॉडर्न हिस्ट्री उसमें ब्रीफली, मेन पॉइंट्स। तो वो आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। हमेशा वीडियोस को 1.5x करके देखो, कोशिश करो 1x पे मत देखो। एटलीस्ट वॉच दीज वीडियोस ऑन 1.5। अगर उससे ऊपर भी समझ आता है तो 2x पे भी देखो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में, इस वक्त रिकॉर्डेड वीडियो से थोड़ा फायदा क्या होता है कि कम टाइम में थोड़ा हम जल्दी, मतलब स्पीड, मतलब वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं ना, समझ सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा कोशिश करनी है। आपने बताया ग्रुप में, संजय बता दिया ग्रुप में? एक बार बता दो ग्रुप में। Sir, I have a question, sir. हम्म। See, in the notification, there was mentioned that the cutoff would go around 35 or something. That estimate something was mentioned like that in the नहीं नहीं, आप notification. नोटिफिकेशन आप ढंग से पढ़ते नहीं हो। लॉजिकल रीजनिंग आपका थोड़ा खराब हो जाएगा वैसे। वो क्या था कि किसी भी कैटेगरी के लिए मिनिमम स्कोर, अगर पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, अगर किसी के 30 फॉर एग्जांपल कुछ दिया होगा जनरल के लिए 35 या कैटेगरी के लिए कुछ कुछ, तो उतने नंबर तो लाने ही है, पेपर जैसा मर्जी आए। कट ऑफ तो उसमें डिसाइड नहीं होगा ना। अब Yes, फॉर sir. हाँ एग्जांपल सर। हमने कितनी पोस्ट है हमारे पास? 3700। हमने हम्म। इसमें कितने टाइम बच्चे बुला रहे हैं? आई थिंक 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स आपके 15,000। कितने टाइम उसमें? 10 टाइम्स है क्या? कितने टाइम वैकेंसी उसमें होता है? आई थिंक इट्स 5 टाइम्स, आई एम नॉट टू श्योर। तो अगर 30-35,000 उन्होंने बच्चे बुलाने हैं, 30-35,000 तो नहीं बुलाएंगे, कम बुलाएंगे। अब जितने बच्चों के उतने नंबर आ जाएंगे। वो ऐसा भी हो सकता है वो 50 नंबर पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है वो 90 भी चले जाए। मतलब पेपर अगर लॉलीपॉप आ गया, तो फिर Yes, yes, लॉलीपॉप हाँ. पेपर, तो आप भी 90 नंबर लेके आओगे, सब लेके आएंगे। अब Then किसके the 90? cutoff will increase. ऑब्वियसली कट ऑफ आप अभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, और कट ऑफ वाली नॉनसेंस में नहीं कभी भी जाना है। दिस इज ऑल स्पेकुलेशन एंड वेस्ट ऑफ टाइम। अभी आपको बस ये कोशिश करना है, जितना वक्त बचा है अपना ठंडे दिमाग से चिल होके मेहनत करनी है अपनी, जितना अपना स्ट्रेंथ है, अपनी पढ़ाई को, प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है। दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। और यही यही एक मकसद भी होता है। देखो, ये जो टाइम है ना अगले एक हफ्ते का, दिस इज द मेक एंड ब्रेक टाइम। इस एक हफ्ते में आपकी पूरी 6 महीने की या साल की या 3 महीने जितनी भी आपने पढ़ाई की है, वो वेस्ट भी हो सकती है। और अगर पहले थोड़ी कम की हुई है, तो ये आप उसको प्रोडक्टिविटी भी ले जा सकते हो। ये ठंडा दिमाग चाहिए। आप उसको ऐसे सोचो ना, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। Yes. आपके मेंटल स्टेट पे आपके साथी की जिंदगी डिपेंड करेगी। अगर आपने थोड़ा सा टेंस सिचुएशन दिखाया तो किसी की जान जा सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। यू डोंट Yes, हैव sir. एन ऑप्शन, चॉइस ही नहीं है आपके पास। आपको ठंडा दिमाग रखना ही रखना है। तो दैट शुड बी द अप्रोच। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, जैसे 2 या 3 दिन बचेंगे, टेंशन बढ़ेगी। यू विल फील मोर एंशियस कि कुछ नहीं आता। वेरी नेचुरल, सब भूल जाएगा। मैं पूछूंगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सर वो क्या होते हैं, भूल जाएगा सब। ऐसा भी होगा। Yes. इट इज वेरी नॉर्मल। आपको भूल जाएगा कि आर्टिकल 14 क्या था, लेकिन एग्जाम में सब याद आ जाएगा। ये भी बिलीव रखना।
एग्जाम में सब याद आ जाता है। तो अभी जितना करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, करंट अफेयर्स अरिहंत वाली किताब पढ़ लिया आप लोगों ने, जो मैंने बोला था, और लेक्चर्स जितने Yes. जितने मिले हैं वो फॉलो कर लिया आपने? Yes, sir. हाँ, तो जितने लेक्चर्स मिले उनको फॉलो करो। अभी और लेक्चर्स आपको कल मिल जाएंगे या आज रात को मिल जाएंगे कुछ लेक्चर्स, वो मेरे को वो भेज रहे होंगे, तो आई सेंड मोर लेक्चर्स टुडे आल्सो। ट्राई टू जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी कोशिश करो उसको करने की। संजय अभी Ideal कोई, attempt in the exam. सॉरी, So any ideal attempt, like sir, you once says around 70 to 75 हंड्रेड questions would be हंड्रेड great. हंड्रेड 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 आइडियल अटेम्प्ट नहीं नहीं 95 प्लस अटेम्प्ट करना भाई। द अटेम्प्ट शुड बी 95 प्लस। सर हाँ जी, सर तुक्का मार सकते हैं? तुक्का मार सकते हैं तो फिर बोरिया बिस्तर पहले पैक कर लो। तुक्के नहीं वाला बीस एग्जाम नहीं है, बीस की सर तुक्का नहीं मार, कोई एलिमिनेट तुक्का करके जो भी होगी। ना ना, वो इधर कोई एलिमिनेट नहीं। तुक्का मतलब तुक्का किस में मारोगे? देखो मैथ में या तो तुमने आंसर निकाल लिया है या तो नहीं निकाला है। यस सर। निकाल लिया तो मार्क कर दो, लॉजिकल रीजनिंग में निकाल लिया तो मार्क कर दो, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या है, किसी वर्ड का मतलब पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो क्या ही तुक्का मारोगे, ठीक है। यस अब जीएस और करंट अफेयर में ऐसा हो सकता है, कोई सवाल आपको लगता है कि यार इसका आंसर ना ये हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मत मारो तुक्का, क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन लेवल उस लेवल की नहीं है कि आप तुक्का मारो, ठीक है। तुक्का मारने से अगर मारना है मैक्सिमम 2 सवाल में बोलूंगा, 2 से ज्यादा सवाल में तुक्का, 2 भी क्यों मारना है, क्यों नुकसान करना है अपना? क्या पता आधे नंबर से आप अंदर हो रहे हो या बाहर हो जाओ, तो पता थोड़े होता है। पॉइंट 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो मतलब आपके 0.5 मार्क्स कम हो गए। 0.5 मार्क्स कम हो गए, क्या हुआ उससे? आप 0.5 से अंदर हो रहे थे, आप 0.5 से बाहर हो गए, आपकी सिलेक्शन गई रुक। तो ध्यान से अटेम्प्ट करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स शुड बी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट? चलो आपने अब सवाल पूछा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमारा ऐसे, मैं तो टारगेट वार्गेट पे बिलीव नहीं करता हूँ कि कितना टारगेट रखना चाहिए, जितने ज्यादा हो जाए, बट आपका स्कोर टारगेट होना चाहिए फिर भी 70 से ऊपर नंबर आने चाहिए आपके, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर पहले इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? 20/20 इंग्लिश के सारे अटेम्प्ट होने चाहिए, अनलेस 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 कोई कोई बिल्कुल बहुत टफ है, अनलेस कोई बहुत टफ सवाल है, टफ इन द सेंस एंटोनिम सिनोनिम में होगा, जिसमें बिल्कुल हवा नहीं लग रही, यार बड़ा अजीब सा वर्ड है, सुना ही नहीं कभी, दिमाग लगा के नहीं लाया, फिर छोड़ देना उसको। अदरवाइज इंग्लिश में 20/20। रीजनिंग में भी 20/20, इसमें फुल अटेम्प्टेशन होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें दे दूंगा आपकी -1 कर सकते हो, इसमें -2 एट मैक्स, एक आधा छोड़ सकते हो जी। में माइनस का मतलब इतने, एक आधा क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी। फिर आपका आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट बिटवीन 10 to 15 आउट ऑफ 20, 10 से 15, क्योंकि वक्त के हिसाब से। तो एवरेज अगर मैं मान लूँ तो एवरेज आप इसमें 12 अटेम्प्ट मान लो, 12 के अराउंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कोशिश कीजिए, 10 से 12। फिर आपका आ गया जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अराउंड 17/20, कंसिडरिंग कंसिडरिंग वो 2-3 भी वो छोड़ने जो बड़े टफ सवाल होंगे, जो बड़े टफ सवाल होंगे, छोड़ना नहीं है सवाल, छोड़ना नहीं है सवाल, मतलब, लेकिन ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इतने करने हैं तो इतने करने ही है। पेपर की डिफिकल्टी को भी, डिफिकल्टी लेवल को भी असेस करना है, व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एंड करंट अफेयर्स, चलो इसको भी मैं आपका 15 ही कर देता हूँ, 15-15 इसमें कर लो।
तो ओवरऑल यू हैव टू अटेम्प्ट 20 और 20, चलो 18 19 मान लो इसको, 20 20 10 और 30, 85, 80 to 85 आपके मिनिमम, ये मिनिमम बताया मैंने, 80 to 85 आपके मिनिमम अटेम्प्ट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी फिर आपकी एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी चाहिए आपको, 90% एक्यूरेसी, you need to have 90% accuracy here. That is how you will crack the exam. ठीक है, तो अभी कोशिश ये करनी है कि जितना आता है, अभी टेस्ट जितने लगा सकते हो लगाओ, लेकिन टेस्ट के स्कोर्स पे बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना है, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसा होता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनके साथ भी ये मैं डील करता हूँ जब, तो कई बार उनका 200 नंबर का होता है जीएस का पेपर, तो टेस्ट सीरीज में विजन आईएएस का या इनसाइट्स का 60 50 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, डिमोरलाइज हो जाएंगे कि सर कैसे होगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में दे स्कोर अबव 100, ठीक है। तो टेस्ट के स्कोर पे अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल मत वो करो, जो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आ रहे हैं उनको जल्दी से एनालाइज कर दो और आगे बढ़ते जाओ। ये वही बात है कि आप बीमार हो, आपके साथ कोई ऐसा मरीज है तो जिसको क्रिटिकली हॉस्पिटल में पहुंचना है, अब बीच में खड्डा आ गया या बीच में कोई ट्रैफिक जाम लग गया, तो आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि ट्रैफिक जाम लग गया अब मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आपने आगे ही बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि किसी में कम आए ज्यादा आए, आपने पहुंचना है वहां पे अस्पताल में मरीज का इलाज कराने। तो वो इलाज कैसे होगा जब आप पहुंचोगे, ये नहीं सोच के बैठोगे कि यार अभी लेट हो गया तो इसको रहने मरने देता हूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसको जिंदा रखने के लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज assess the difficulty level of the examination। ये आप कैसे करोगे? Don't attempt questions unnecessarily, do not attempt just for the sake of it। सिर्फ काम मतलब ये मैंने बोल दिया कि 80 अटेम्प्ट करके आना, अब पेपर बड़ा टफ आ जाए तो आप 80 करके आ जाओ, तो वो भी नहीं है। फिर भी 80 तो मतलब इस रेंज में तो होना ही चाहिए, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोशिश करना कि 90+, बिकॉज मेरे कुछ बच्चों को सिर्फ मेंटरशिप देता हूँ मैं, सिर्फ मेंटरशिप सेशंस लेते हैं कुछ बच्चे ना मेरे से, उनसे बात होती है, तो वो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, दे आर हार्डकोर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, है ना, जैसे शुभम आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, है ना, कई Yes, sir. बिट्स के कुछ आईआईटीज के भी बच्चे हैं, तो उनका क्या है, मैथ्स वैथ्स तो वो 20/20 करेंगे और रीजनिंग भी 20/20 करेंगे और स्पीड भी उनकी अच्छी होती है, तो वो तो 95 तक अटेम्प्ट करेंगे, वो 2-3 क्वेश्चन को ऐसे छोड़ेंगे जो बिल्कुल आते नहीं, बिल्कुल नहीं आते होंगे, ठीक है। तो हमें उस चीज को लेकर डिमोरलाइज नहीं होना कि हाँ वो इतना करेंगे, बट हमारा टारगेट 80 अपवर्ड्स होना चाहिए। तो अभी से आपका जितने दिन बचते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इन 2 सेक्शंस में, स्पीड बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो, ट्राई टू फोकस नाउ, योर फोकस शुड बी बिल्कुल एग्जाम टेम्परमेंट में, जल्दी 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 से स्पीड में करो। कितने वक्त में आप 10 सवाल कर लेते हो मैथ्स में, 10 सवाल किए छोड़ दिया आगे, जल्दी से 20 सवाल देख लेने, जो नहीं आ रहा आगे छोड़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। सेम विद द रीजनिंग, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करके 30 सेकंड 40 सेकंड देखना, आगे बढ़ना है। और इन सेक्शंस में तो आपको पता है आसान है, इंग्लिश तो आपकी 5 मिनट में होनी चाहिए, इंग्लिश तो आसान है, आता आता नहीं आता नहीं आता, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टेंडेंसी ये होती है कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन समझ याद रखना एक ही घंटा है, घंटा एक ही है हमारे पास, तो हमने उस 1 घंटे में अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देना, हमने 100 के 100 सवाल देखने जरूर हैं, ऐसा 1 से लेके 100 तक जाना है एटलीस्ट, ये 45 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आपकी 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए, नहीं इसमें मैं स्माइल वाली बात नहीं है, इसमें मैं जेन्युइन जो बता रहा हूँ। पेपर को हमेशा कभी भी एक आइटरेशन में नहीं करना होता पेपर को, कि हम एक बार करके तो एंड तक करेंगे, नहीं, एक आइटरेशन आपकी 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए, 50 मिनट्स में हो जानी चाहिए। फिर लास्ट के 10 मिनट में आप वो देखोगे क्वेश्चन जो आपको लगता था कि शायद मैं इस पर थोड़ा सेकंड थॉट दे सकता हूँ। कई बार क्या होता है, जनरली फर्स्ट थॉट में क्वेश्चन क्लिक नहीं करता, जैसे जीएस का हो गया, आपको आपके सोचा होता है बट लगता ही नहीं। मैं अपना सिविल सर्विसेज का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मेरा प्रीलिम्स जैसे क्लियर मेंस दिया था मैंने, तो पेपर देखा था, पेपर बहुत मुश्किल था, फर्स्ट आइटरेशन में तो मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे लगा ये तो पेपर बहुत टफ है, जब मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, लेकिन मैं आराम से मैंने देखा, सेकेंड आइटरेशन में जब मैं आया फिर मैंने देखा यार क्वेश्चन अब सॉल्वेबल लग रहे हैं, और मेरा कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर
प्रीलिम्स क्लियर हुआ था अच्छे से। तो मेन चीज होती है पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। कोशिश ये करनी है दिमाग ठंडा रखना है। अगले हफ्ते 10 दिन तक ऐसे किसी इंसान से बात नहीं करनी जो आपको मानसिक तौर पे डिस्टेबलाइज करे, बोले यार एग्जाम टफ है, यार ये है, यार ये बड़ा सिलेबस है, तुमने ये नहीं पढ़ा, अच्छा मैंने तो ये भी पढ़ लिया, अच्छा तुमने वो वाला करंट अफेयर्स पढ़ा, नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा, फिर तो तुम्हारा नहीं होगा, अच्छा तुमने वो वाली किताब पढ़ी, नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ी, फिर नहीं होगा तुम्हारा। ये सब भाड़ में जाने दो, किसी से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी तैयारी से तुम्हारी सिलेक्शन होगी, किसी ने ग्रंथ पढ़ रखे हैं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। राइट नाउ द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट 10 days इज अपना जितना मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, ये आपकी ये होनी चाहिए। दैट शुड बी योर ओवरऑल अप्रोच। कोशिश ऐसी करनी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जिन पे आपको कुछ हेल्प चाहिए, एनी टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हो मैं कुछ मतलब वीडियोस बना के, क्लास के अलावा आप चाहते हो कुछ वीडियोस जिन टॉपिक्स पे चाहिए आपको, आई विल ट्राई टू मेक सम शॉर्ट वीडियोस ताकि आप उसको देख सको। आई विल अपलोड इट, बाकी बच्चे भी देखेंगे। स्पेशली अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स पे आपको हेल्प चाहिए तो आई विल मेक स्मॉल वीडियोस ऑन दैट सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज दैट, because I want you to assist you in any way possible so that we can derive maximum possible value in minimum possible time. ठीक है, we'll work on this together. We'll make sure that हम जितना efficient तरीके से प्रिपरेशन कर सके उतने efficient तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए और कोई सवाल संजय? यस संजय बोलो। सर मेरा वो थोड़ा नेटवर्क का इशू ऐसा कहना है, टर्न ऑफ द कैमरा टुडे सर, वो पता नहीं सर कर बहुत लो स्लो हो रहा है। कर लो कोई नहीं, कर लो, कोई मसला नहीं। शुभम आपको कोई सवाल है? श्रेयान आपका, फिर हम स्टार्ट करें। नो वरीज। अच्छा नो सर। मुझे आई थिंक वो कई बच्चों का क्लैश हो रहा है शायद सीजीएल का और वो एग्जाम ना, हाँ सर, हो रहे हैं। बट उन्होंने कुछ ऑप्शन रखा है शायद अभी तो चेंज वेंज करने का कुछ है ऐसा मैंने हाँ, कहीं चेंज देखा। का ऑप्शन है सर, मेरा सर क्लैश हो रहा है इसीलिए। अच्छा आपका एसएससी का भी भरा आपने सीजीएल में? ये सर एक ही दिन है दोनों, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में है तो मैनेजेबल है सर। मेरा मॉर्निंग में आईबी और 2 बजे सीजीएल का है। अगर पॉसिबली चेंज करना चाहते हो तो देख लो, अगर हाँ सर, करना वही चाहते हो तो। सोच रहा हूँ चेंज। हाँ नहीं कर लो, एक दिन में 2 एग्जाम देने से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ना, फ्रेश माइंड से दे हाँ दो। चाहे वही सर। अगले दिन ही आ जाए, एक दिन सो के आराम से फ्रेश दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई टू चेंज जिसका चेंज हो जाता है। किसने, आईबी ने दिया सीजीएल ने ऑप्शन दिया? आईबी ने दिया सर। हाँ तो कर लो उसको चेंज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जल्दी से हम थोड़ा रिवीजन मोड में पढ़ेंगे अभी। तो एंशियंट हिस्ट्री हम विल स्टार्ट विद एंशियंट हिस्ट्री। मैंने सोचा मैं मॉडर्न से स्टार्ट करता हूँ, बट आई थॉट कि खत्म करते करते हिस्ट्री पूरी कवर कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे, ठीक है। तो देखो जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं वो शुरू हो जाते हैं आपके प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री एंड देन द मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे तो प्री हिस्ट्री का सबसे जो पहले पीरियड है वो शुरू होता है, दैट इज द पेलियोलिथिक एज। ठीक है, पेलियोलिथिक एज में होमोसेपियंस फर्स्ट अपेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज। तो ये आपने याद रखना है, होमोसेपियन जो स्पीशीज है दैट अपियर्ड इन विच पीरियड, इट अपियर्ड इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द पेलियोलिथिक एज। ठीक है, इसमें इंसान क्या करता था, ज्यादा हंटिंग गैदरिंग पे फोकस होता था इसका। ही वाज अ मोर ऑफ अ नोमैड, मैन वाज more of a nomad and he focused on hunting gathering. I'll give you this PDF, don't worry, no need to note. अब बस सुनो, मैं PDF दे दूंगा आपको, ठीक है। he was distinguished by the first stone tools. first stone tools उसने इस्तेमाल करने शुरू किए जो बने थे क्वाड से, है ना, लाइमस्टोन क्वार्टजाइट उससे बने होते थे। तो इसके 3 फेजेस थे। अभी इनका टाइमलाइन भी होता है। आई कन्वीनियंटली अवॉइडेड दैट बिकॉज वो टाइमलाइन अभी याद करने का मतलब नहीं, वो सिविल सर्विसेज के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, सो प्री हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द पैलियोलिथिक एज व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 3, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। आफ्टर दैट वी कम टू द मेसोलिथिक एज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। आप कुछ कुछ पॉइंट नोट्स करना चाहते हैं कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, लिखने से थोड़ा क्या होता है एक्टिव हो जाता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज स्टार्टेड हियर। डोमेस्टिकेशन ऑफ, लिखने से एक्टिव मेमोरी में आपका जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा रफ में लिखो, नोट्स मत बनाओ, जस्ट राइट इट रफली, रफली लिखते जाओ, ठीक है। So domestication of animals, particularly dogs, started and some tools were invented
these tools were called the microlithic tools. ठीक है, so tools जिससे आप अपना वो काम करना शुरू किया. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केव्स थी आपकी भिमबेटका केव्स. भिमबेटका केव्स कहाँ पे मिलती हैं? मध्य प्रदेश में. ठीक है, भिमबेटका केव्स दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश. वहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के वो जो डिजाइन्स है ना, दीवारों पे जो केव्स की दीवारें होती हैं उन पे ये डिजाइन्स बना रखे थे. नेक्स्ट कम्स योर नियोलिथिक एज. ये सीक्वेंस याद रखना है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. ठीक है, मैं आपको बड़ा बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया याद में आ जाए ताकि आप इतना तो कर पाओ. ठीक है, नाउ द नियोलिथिक पीपल न्यू अबाउट फायर एंड व्हील. तो ये सवाल पूछा जाता है कि फायर एंड व्हील का इनमें से किसको पता था? तो नियोलिथिक वाले लोगों को पता था फायर और व्हील का. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट साइट है उस टाइम की जिसका नाम है बुरजोम. बुरजोम इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द नियोलिथिक एज. ठीक है, which means the place of birch. After this comes the Chalcolithic. Chalcolithic is copper stone age. This is also known as, this age is also known as copper. This age is also known as the copper stone age. So use of copper and stone tools. तो ये क्या करते थे? They used to practice agriculture, mother goddesses and unicorn bull. ठीक है, बुल की वर्शिप करते थे ये लोग. Then comes your most important point in the ancient history is the Indus Valley civilization. आपकी Indus Valley civilization जिसको हम क्या कहते हैं? Harappan civilization also. It is also known as Harappan civilization. Indus Valley civilization is also known as. ठीक है, तो दुनिया की 4 बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक है आपकी मेसोपोटामिया थी. ठीक है, पर्शियन जो सिविलाइजेशन थी, फिर आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, उनमें से आपकी ये की है, फिर ग्रीस वाली भी थी, वो थोड़ी बाद में आई थी. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट. तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा इसके वेरियस जो हमें अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है. तो उसका टाइम पीरियड हैज बीन रिपोर्टेड अराउंड, दे टाइम पीरियड याद रखना आपने, 2500 टू 1750 BC. BCE भी लिखते हैं. BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन एरा. तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी अर्बन प्लानिंग सिस्टम बहुत अच्छा था. ठीक है, ड्रेन्स जो गलियां होती थी, दे वर एट राइट एंगल्स. इट वाज लाइक दिस. ठीक है, राइट एंगल्स में इनकी गलियां बनी होती थी. तो इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग. ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम लाइक दिस. ठीक है, अब ये दे यूटिलाइज्ड बर्न्ड ब्रिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इंडस वैली वाले बर्न ब्रिक्स का इसको आप नोट करते रहो साथ साथ में, फायदा है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स बना लो ना अलग से, जो मैं बोलते जाता हूँ साथ साथ में. बर्न ब्रिक्स सबसे पहले नहीं, मतलब इन्होंने यूज किया, सबसे पहले नहीं कह सकते, बट हाँ, दे आल्सो यूज बर्न ब्रिक्स. ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. देन वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम. तो इनका ड्रेनेज सिस्टम वाज द हाईलाइट. इनकी ड्रेन्स कवर्ड ड्रेन्स होती थी. ठीक है, ड्रेन्स वर कवर्ड, दे वर काइंड ऑफ कवर्ड. एंड एक फोर्टिफाइड सिटाडिल होता था. सिटाडिल मतलब एक टाउन वाला एरिया था, एक एलिवेटेड एरिया, एक नीचे जो कॉमनर्स वाला एरिया. जो ऊपर एलिवेटेड वाला एरिया था उसको हम कहते थे सिटाडिल. सिटाडिल मतलब जो एलिवेटेड एरिया. ठीक है, जहाँ पे हाई जेंट्री, एरिस्टोक्रेसी, किंग्स वगैरह, वो लोग जो हाई सोसाइटी वाले वो रहते थे. ठीक है, हाईली अर्बनाइज थी. और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एब्सेंस ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स. आयरन इंप्लीमेंट्स नहीं थी. ठीक है, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनकी. सबसे पहले ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ वाज फाउंड वेयर? इन मोहनजोदाड़ो. बहुत सारी साइट्स है ना, मोहनजोदाड़ो, चानूदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, आपकी फिर सुक्ता जेंडर, फिर यहाँ पे आपकी लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़, ये सारी बहुत सारी साइट्स है ना इंडस वैली. ठीक है, इट वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस बेथिंग. ठीक है, देयर वर चेंजिंग रूम्स आल्सो अलॉन्ग साइड. तो कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स भी होते थे. 6 ग्रेनरीज दे वर फाउंड इन द सिटाडेल एट हड़प्पा. तो 6 ग्रेनरीज कौन सी सिटी में मिली थी, ये याद रखना है.
They were found 6 granaries in the citadel in Harappa. टाउन्स के दो पार्ट होते थे, सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट। जैसे ये सिटाडेल हो गया और ये आपका लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। ये टाउन वाज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, द सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट। दे वर रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स एज नो एविडेंस ऑफ वेपन्स हैव बीन फाउंड। तो वेपन्स का नो एविडेंस, सो वी हैव नो एविडेंस ऑफ no evidence of weapons has been found in the Harappan period, ठीक है। They used to sow seeds in November and reap the harvest in April. वही जो आपका रबी सीजन होता है ना, जो रबी क्रॉप्स होते हैं, विंटर क्रॉप्स, रबी एंड विंटर, रबी एंड खरीफ आपके समर में होते हैं, बीच में ज़ैद क्रॉप्स आ जाते हैं ना, वो छोटा मोटा आपको पता होगा, क्योंकि फ्लडिंग का भाप यहाँ पे बहुत ये चीज था। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी? वीट, बार्ले, राई, पीस, सीजमम, राइस, मस्टर्ड। ये नाम याद रख लीजिए, ये सीड्स उगाई जाती थी यहाँ पे, ये क्रॉप्स उगाए जाते थे। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ठीक है, विच द ग्रीक्स टर्म्ड एज सिंदन, ठीक है, ग्रीक इसको सिंदन कहते थे, डिराइव फ्रॉम सिंध। अब ये सवाल भी पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से जानवर मिले थे, ठीक है। ऑक्स, शीप, बफलोज, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस एंड कैमल्स। ये सारे जानवर आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। ऑल दीज एनिमल्स यू विल फाइंड इन दी व्हाट यू कॉल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। आई हैव ट्राई टू कीप इट दैट वे सो दैट इसमें आपको कुछ नहीं भूलने वाला होना चाहिए, राइट। एक इनका वेल निट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड सिस्टम था, ठीक है, और बार्टर सिस्टम भी प्रेवलेंट था। बार्टर सिस्टम जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? यस सर। आप गेहूं के बदले प्याज ले लो, प्याज के बदले टमाटर ले लो, टमाटर के बदले कपड़े ले लो, इस तरह से, ठीक है। इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉइन्स आ गई बाद में। अब फॉर एग्जांपल कितने गेहूं लेके जाएगा तो उसको वो मिलेगा, वो मुश्किल हो गया। जब ये प्रॉब्लम खत्म हुई फिर उसके बाद कॉइन्स करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा, आपने 1 रुपया देना है तो आपको 1 किलो धान मिल जाएगा, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया होता था तब, ठीक है। A very interesting feature of the civilization that iron was not known to these people. इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। They use weights and measures in multiples of 16. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो मल्टीपल ऑफ किसके यूज किए जाते थे। बोल देंगे 15, 16, 17, 18 या 4, 8, 16, 24 ऐसे कुछ दे देंगे। तो इन multiples of 16. Harappans looked on earth as fertility goddess and phallic lingam and yoni worship, ठीक है। ये होता था वहां पे, fertility goddess, phallic lingam, लिंग की वर्शिप होती थी और योनि की वर्शिप होती थी। Then there was this unicorn bull. Unicorn bull was worshipped. Many trees, animals, birds too were worshipped, but no evidence of temple. टेम्पल का कोई एविडेंस वहां पे नहीं देखा गया है, ठीक है। डेड बॉडीज किस डायरेक्शन में पाई जाती थी? नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में। डेड बॉडीज आर फाउंड इन नॉर्थ साउथ, ठीक है। वो डायरेक्शन चेक करके उस तरह से वो करते थे। अच्छा, इस टाइम पे ना बहुत सारी ना सील्स मिली थी वहां से, जो हरप्पन टाइम से। वी फाउंड लॉट ऑफ सील्स मेड ऑफ टेराकोटा figurines. Lot of terracotta figurines were found in the Harappan civilization. So most important seal is the seal of Pashupati, ठीक है, जिसमें एक एलिफेंट, टाइगर, rhinoceros और बफलो और 2 डियर्स होती थी उसके पाँव में, उसकी पाँव के पास दो डियर होती थी। Indus people believed that there were ghosts and evil forces and there was a use of amulets. एमुलेट्स होते हैं ना, जादू टोना जो उसको आप कहते हो, टेंट्रिसिज्म, तो उसका यूज करते थे एमुलेट्स, कुछ तरीके उस तरह का कुछ। अच्छा, फायर एल्टार्स मिले थे कहाँ पे? लोथल और कालीबंगन, ये 2 साइट्स हैं
जो इसकी फायर अल्टार कहाँ कहाँ पे मिले थे, लोथल और कालीबंगन। ये पहले पढ़ चुके हो आप एंशियंट, कभी कभी पढ़ा है पहले? हैव यू read it before एंशियंट? सर बहुत पहले पढ़ा था। आप में से किसी ने नहीं, चलो कोई नहीं, आप कोशिश करो कि जितना इस टाइम इतना समझ पाना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हरप्पन कल्चर वर सील्स मेड ऑफ स्टियटाइट, ठीक है, स्टियटाइट एंड टेराकोटा। टेराकोटा फिगरीन्स, टेराकोटा फिगरीन्स एंड स्टियटाइट स्टील, स्टियटाइट सील्स, ठीक है। और इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज तक डेसिफर नहीं हुई, नॉट डेसिफर्ड। और इनकी स्क्रिप्ट का स्टाइल क्या है, बूस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट है इनकी, बूस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है, पहले शुरू करेंगे लिखना वो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, इधर से लिखी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन यहां से आ गई, फिर ऐसे, ठीक है। तो written from right to left in the first line and left to right in the second line. So that's called the Boustrophodon script. The Harappan script was the Boustrophodon script. Occupations क्या क्या थी इनकी, स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्डस्मिथ्स, मेकिंग पॉटरी एंड सील मेकिंग, ये सारे ये काम करते थे। द पॉसिबल कॉज ऑफ डिक्लाइन, अब माना जाता है कि डिक्लाइन क्यों हुआ सिविलाइजेशन का, बहुत थ्योरिस्ट बहुत बहुत अलग अलग बातें करते हैं, जिसमें आर्यन इन्वेजन की बात होती है, पहला थ्योरी ये है आर्यन इन्वेजन। फिर बात करते हैं कि फ्लड्स आ गए, तीसरा कहते हैं कि सोशल ब्रेकअप हो गया, चौथा कहते हैं कि अर्थक्वेक्स आ गए। ये चार रीजन है जिसकी वजह से कहते हैं कि ये खत्म हो गए। अब बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ में ना, जैसे नॉर्थ में अगर हम बात करें, ऊपर ऊपर नॉर्थ में इनकी बाउंड्री थी मांडू, मांडू और मांडा भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, ठीक है। महाराष्ट्र में साउथ में दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद में है। फिर ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुक्टा जेंडर, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये इनकी चार बाउंड्रीज थी। अब ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कुछ जो हम देखेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले आपके आ गई हड़प्पा। तो हड़प्पा आपकी कौन सी रिवर पे है, रिवर रावी। सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, मोंटगमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में है ये हड़प्पा, हड़प्पा साइड। तो रिवर ये है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम मोंटगमरी, जो ब्रिटिश उसके नाम पे है, ठीक है। ये एक्सकवेट की थी 1921 में, ये नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी। सो हड़प्पा वाज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी, इट इज नेम्ड आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टोन डांसिंग नटराजा, यहाँ पे एक नटराजा मिला है, एंड सिमेट्री हैज बीन फाउंड। तो नटराजा फिगर, जो नटराजा आप कहते हैं ना, जो नटराजा फिगर ऑफ शिवा, वो जो डांसिंग फिगर होता है ना, वो यहाँ पे मिला। और दयाराम साहनी ने 1921 में इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट कम्स मोहेंजोदाड़ो, which means mound of the dead, mound of the dead. It is situated on इंडस रिवर, रिवर का नाम याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं। डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी इन 1922, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपका ग्रेट बात है जो हमने ऊपर देखा, कॉलेजिएट बिल्डिंग है, वो सारी चीजें। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड हियर, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड इन मोहेंजोदाड़ो, ठीक है। Pashupati seal of Shiva, that has also been found. Next comes Chanudado. Chanudado is found in Sindh, Pakistan. River again Indus, ठीक है। Discovered by R.G. Majumdar. बाकी आप ना याद रखो, इन दोनों का याद रख लो तो काफी है, किस किसने फाउंड किया, ये दो याद रख लो। बाकी आप याद नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, हर एक का याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग, जस्ट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आप भी आ गई लोथल। लोथल कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। सिचुएटेड ऑन रिवर बोगवा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, एक डॉकयार्ड था,
और राइस भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, राइस। नेक्स्ट इज कालीबंगन विच मीन्स ब्लैक बैंगल्स। ये याद रखना आपने, विच ऑफ द हरप्पन साइट्स मीन्स ब्लैक बैंगल्स, दैट इज कालीबंगन इज इन राजस्थान, ठीक है। कौन सी रिवर पे है? द घग्गर रिवर, ठीक है। एंड 7 fire altars have been found here. 7 fire altars, bones of camel, and बाकी छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर धोलावीरा, ये बहुत बड़ी साइट है, लूनी रिवर में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलती है ये। इसका यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था जो इसको यूनिक बनाता है, ठीक है, धोलावीरा। देन कम्स सुरकटोड़ा, सुरकटोड़ा इज इन गुजरात, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एविडेंस ऑफ हॉर्स हैज बीन फाउंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हॉर्स का एविडेंस मिला है। नेक्स्ट इज बनावली, बनावली इज इन हरियाणा ऑन रिवर सरस्वती, ठीक है। और यहाँ पे बारले का मिला है, बस आप साइट याद रखो, रिवर याद। ये आपकी सबसे बड़ी इंडस वैली साइट्स है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है कि ये साइट्स याद रख लेनी है, क्या क्या मेन चीजें याद कर लेनी है, ठीक है। हाउ यू एबल टू फॉलो? यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही आप रख लोगे, आपका एंशिएंट में से कोशिश करेंगे कोई सवाल छूटे ना, ठीक है। एटलीस्ट इसमें से बेसिक हम सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद इंडस वैली के बाद आपका पीरियड आता है, उसका पीरियड क्या था इंडस वैली का? 2500 से 1750। फिर आपको लगेगा ये तो यार 1500 से शुरू हो रहा है, वो 1750 था। ऐसा होता है कि कोई भी पीरियड को टर्मिनस नहीं होता हिस्ट्री का, हमेशा ये एक अज्यूम्ड टाइमलाइंस होती है ना, अज्यूम किया जाता है कि इतने से इतने पीरियड में होगा, कंफर्म कोई बता पाना बड़ा मुश्किल, ठीक है। नाउ कम्स द वैदिक पीरियड, वी स्टार्ट विद ऋग्वेदा विच इज द 1500 to 100 BC, ठीक है। इट स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यन पीपल, आर्यन पीपल के आने के बाद ऋग्वैदिक टाइम की शुरुआत हुई। तो आर्यन माना जाता है ये सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, पर्टिकुलरली स्टेपीज रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। तो माना जाता है, इसकी कोई कंफर्म थ्योरी कंफर्म नहीं है, बट इट इज बिलीव दैट दे केम फ्रॉम स्टेपीज, ठीक है। एंड द होल रीजन इन विच आर्यंस वर सेटल्ड इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स और दी सप्त सिंधु, इसको सप्त सिंधु भी कहते हैं, जिसमें इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरी प्लस सरस्वती, इमेजिनरी सरस्वती रिवर, तो ये आता है इसमें। देन द 10 राजन वॉर, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। राजन का मतलब होता है किंग। इन वैदिक पीरियड राजन किसको बोलते थे? राजन बोलते थे किंग को, राजन किंग को बोलते थे, ठीक है। तो 10 राजन मीन्स द बैटल ऑफ 10 किंग्स अगेंस्ट सुदास, द भारता किंग ऑफ त्रिस्तस, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशनी, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशनी। अब परुशनी किसका दूसरा नाम था? रावी से। रावी का, रावी। अभी हम नाम भी देख लेते हैं, पहले उसमें बाद में जाते हैं। तो वी हैव इंडस, इंडस का नाम क्या था? सिंधु। देन कुर्रम को क्रुमु कहते थे, इसको आप याद मत रखिए। झेलम का नाम याद रखिए, वेतस्ता। चिनाब जो मेरे घर के पास रहती, अस्किनी कहते थे इसको, असिकनी। रवि को हम कहते थे, रवि को परशनी। ब्यास को कहते थे विपस, विपाशा, विपाशा भी कहते थे, विपाशा। सतलुज को शतुद्री, ठीक है। गोमती को गोमल, सरस्वती को सरस्वती, घग्गर को दृष्टावती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से सवाल पूछा जा सकता है आपको, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैदिक पीरियड? तो देखिए तकरीबन वो अभी ट्राइबल सोसाइटी चल रही है आपकी, द सोसाइटी इज मोस्टली ट्राइबल, इट इज नॉट बीन वेल सेटल्ड सोसाइटीज हैव नॉट इमर्ज्ड। तो मोस्टली इट इज अ ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री का डोमिनेंस था। ट्राइब को कहते थे अब जना, और किंग को कहते थे अब राजन। तो जना फिर जनपदास बने, ठीक है, ट्राइब को जना फिर जनपदास बने। तो वी हैव देन महाजनपदास, हमारे पास 16 महाजनपदास थे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऑल्दो किंग्स पोस्ट वाज हेरिडिटरी,
वी हैव सम ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन, जैसे समिति, सभा, ये दो कुछ कुछ असेंबलीज होती थी. देन अदर ट्राइबल असेंबलीज आर सभा, विधाता एंड गणा. ये कुछ असेंबलीज थी. असेंबलीज के नाम है, ये तीनों याद कर लीजिए. समिति, विधाता, सभा और गणा. These were names of assemblies. These are names of assemblies. ठीक है. और विलेज के हेडमैन को क्या कहते थे? ग्रामानी. Village headman was known as Gramani. Village headman. So he was the headman. Village headman, Gramani. तो डे टू डे एक्टिविटीज में उसकी मदद करता था पुरोहिता. पुरोहिता मीन्स जो पुरोहित होते थे, जो हम अभी भी जानते हैं पुरोहित. फिर होता था सेनापति, इसको सेनानी या सेनापति भी कहते थे. सेनापति द हेड ऑफ द आर्मी, ग्रामानी इज द विलेज हेडमैन. ठीक है. पीपल लॉयल टू द ट्राइब कॉल्ड जना. It has been mentioned 275 times in the Rig Veda. तो term jana has been mentioned 275 times. ठीक है. रिलीजन क्या थी इनकी? नेचर वर्शिपर्स थे ये. इंद्र गॉड की, इंद्र को पता क्या कहते थे? पुरंदर. इंद्र was also known as पुरंदरा. इंद्र was also known as Purandara, which means breaker of forts. इंद्र was also known as Purandara. ठीक है. Then सोमा किसको कहते थे? गॉड ऑफ प्लांट्स. ठीक है. Then people worship divinities mainly for प्रजा, बच्चों के लिए. Then पशु, कैटल के लिए, for food, health, wealth. No temple or idol worship was noted. कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी उस वक्त. टेम्पल वेम्पल अभी नहीं बने थे इतने. ठीक है. बच्चों के लिए, और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखो, बच्चों के लिए और कैटल के लिए मेन चीजें. उनको होता था कि हमें बच्चे होने चाहिए, और दूसरा कैटल, हमें बहुत सारी कैटल मिलनी चाहिए. कैटल उस टाइम एक वेल्थ की तरह माना जाता था. ठीक है. अब इकोनॉमी क्या थी? नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम. इनका रेवेन्यू सिस्टम कोई इतना प्रॉपर कुछ था नहीं. ठीक है. अब किंग को दिए जाती थी ट्रिब्यूट, उसको कहते थे बाली, और दूसरा मिलती थी उसको बूटी. बाली मीन्स इज अ ट्रिब्यूट गिवन टू किंग. इज अ ट्रिब्यूट गिवन टू द किंग. ये टर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में. बाय हिज सब्जेक्ट्स. तो उसके सोर्स ऑफ इनकम ये था, एक तो बाली मिलती थी उसको, और दूसरा वो जब जंग जीता था तो जंग जीत के जो उसको मिल गया. और उनका मेन एक पैस्टोरल थे. पैस्टोरल का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग करते थे. एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी करते थे. लाइव स्टॉक फार्मिंग. एग्रीकल्चर सेकेंडरी इनका वो था. ठीक है. काउ वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज उस टाइम पे. काउ से मतलब आपका ट्रेड वगैरह होता था. गोल्ड कॉइन्स का नाम कुछ था निष्का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको. निष्का, कृष्णाल और सतमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्ड कॉइन्स को कहते थे निष्का, कृष्णाल और सतमाना. और स्टेपल क्रॉप था आपका यवा. यवा, तभी इसको कहते थे यवन प्रिया. यवन प्रिया कहते थे ग्रीक्स को, क्योंकि वो बार्ले वगैरह पसंद करते थे. ठीक है. कुछ टर्म्स है उनका मतलब देख लीजिए. दास्यूज कौन थे? जो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनको दास्यूज कहते थे. अयास, कॉपर या ब्रॉन्ज को हम अयास कहते थे. देन व्रजपतिज और कलपास, ऑफिसर इंजॉइंग अथॉरिटी ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड. ग्रामीणी हमने पहले देख लिया, हेड ऑफ विलेज. देन गाविष्ठी. गाविष्ठी इज फाइटर ऑफ होर्ड्स और सर्च फॉर काउज. इट वाज नोन एज सर्च फॉर काउज. इसके साथ आई थिंक देयर वाज गोगना. गोगना एक और टर्म थी. उस टाइम पे काउ meat was consumed even by Rigvedic people. So a guest who is served as cow beef, guest served with beef. उस टाइम पे ऐसा होता था, guest served with beef. तो उस टाइम पे काउ कंजर्वेशन अभी था नहीं इतना.
cow worship was not started as of now in Rig Vedic times. So it was Gogna was a guest who was served with beef. Okay, and Gavishti is the search for cows. The cow remained the main source of trade and all of that. What happens in the later Vedic? अब timeline याद रखो. ऋग्वेदा की टाइम क्या थी? 1500 से 1000. देन लेटर वैदिक 1000 से 500. ये टाइम पूरा याद रखना है. ठीक है. इन दिस पीरियड आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी एंड पूरा गंगा यमुना दोआब पूरा जो गैंजेटिक प्लेन्स है आपके, ये जो पूरे गैंजेटिक प्लेन्स हैं ये वाले, पूरा इसको कवर किया. किंग बिकेम पावरफुल. ठीक है. और दो तरह के यज्ञ करता था किंग. दो तरह के यज्ञ होते थे किंग के, अश्वमेधा और वजपिया. अश्वमेधा एंड वजपिया यज्ञास, ये दो तरह के यज्ञ हुआ करते थे. ठीक है. सोसाइटी आपके वही वर्ना सिस्टम था आपका. देयर वाज अ वर्ना सिस्टम. देयर वाज अ वर्ना सिस्टम. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो ये आपके वर्ण सिस्टम था. अब पहले क्या था, जो ऋग्वेदिक पीरियड में ना वुमेन की कंडीशन अच्छी थी. ये कुछ जो असेंबलीज थी, सभा समिति, ठीक है, ऊपर हमने देखा अभी समिति सभा, ये इसमें वुमेन को पार्टिसिपेट करने दिया जाता था. लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन खराब होने लगी, उनके ऊपर अत्याचार और वो सब सिचुएशन स्टार्ट होने लगी. तो पोजीशन ऑफ वुमेन deteriorated in the later Vedic and middle Vedic periods. The institution of Gotra, descent from common ancestors, appeared during this period, later Vedic period. ठीक. Then comes their economy. इस वक्त शुरुआत होती है लेटर वैदिक में आपकी टाउन एंड सेटल लाइफ. ठीक है. एग्रीकल्चर इनका मेन लाइवलीहुड था. व्हीट एंड राइस ये उगाते थे, जिसको व्रीहि कहा गया बाद में. ठीक है. व्रीहि इन लेटर वैदिक पीरियड, व्रीहि. देन न्यू ऑक्यूपेशन ऑफ आयरन स्मिथ, लोहार का काम शुरू हुआ. कॉपर स्मिथ, ज्वेल वर्क, ये शुरुआत हुआ. और वीविंग का काम जनरली महिलाएं करती थी. ठीक है. वीविंग का काम वाज लिमिटेड टू द वुमेन. देन प्रजापति became the supreme god, followed by Rudra, the animal god, and Lord Vishnu, the preserver of protector of people. ठीक है. आइडल्ट्री शुरू हुई इस पीरियड में. याद रखिए लेटर वैदिक पीरियड में आइडल्ट्री शुरू हुई. आइडल वर्शिप, जैसे मूर्ति पूजा शुरू हुई ना लेटर वैदिक में, से पहले नहीं थी मूर्ति पूजा, लेटर वैदिक में शुरू हुई. देन Pushana, who looked after the cattle, was the god of Shudras. Sacrifices rather than prayers became more important. So sacrifices and rituals. Sacrifices plus rituals became the order of the day. Then Rig Veda. Vedas कौन कौन से थे हमारे? Rig Veda, the oldest Indo-European language text, is a collection of hymns. ये याद रखनी है. इसमें 1028 hymns थी. 1028 और 10 मंडल थे इसमें. 1028 हिम्स और 10 मंडल. उसमें से 10th मंडला कंटेन्स द पुरुषोक्ता हिम. 10वें मंडला में पुरुषोक्ता हिम है, which explains about the 4 varnas. तो पुरुषोक्ता हिम explains about the 4 varnas, which is in the 10th mandala, whereas 3rd mandala contains the गायत्री मंत्र. ये इंपॉर्टेंट है. गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है पता होना चाहिए आप. 3rd mandala contains the गायत्री मंत्र, which is the praise of the sun god. तो गायत्री मंत्र किस भगवान की पूजा होती है? आपको ज्यादा बेहतर पता होगा. सन गॉड, सूर्यदेव की पूजा होती है उसमें. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि यो दोनों प्रचोदयात्. इतना मुझे आता है, इससे आगे नहीं आता है. इतना आई थिंक आई हैव सेड करेक्टली, आई होप. इसमें सन गॉड की पूजा होती है, याद रखिएगा. गायत्री मंत्र इज द वर्शिप ऑफ द प्रेज ऑफ द सन गॉड. ठीक है. देन आफ्टर द ऋग्वेदा कम द सामवेद. सामवेद इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, अ बुक ऑफ चैंट्स. मतलब कैसे पूजा करनी है, सॉन्ग्स, काइंड ऑफ सॉन्ग्स है ना. इसमें ध्रुपद राग का इस्तेमाल हुआ था, ध्रुपद. नेक्स्ट कम द यजुर्वेद. इसमें हिम्स, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस कैसे करनी है वो इसमें बताई जाती थी. ठीक है. नेक्स्ट कम अथर्ववेद. इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स, जैसे जादू की चीजें होती थी ना, वो अथर्ववेद में होती थी. ठीक है. देन देयर इज अनदर टेक्स्ट ब्राह्मणास. ये ब्राह्मणास वाला जो
ब्राह्मण लोग वो वाला ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणा एक टेक्स्ट का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ अ टेक्स्ट, एक किताब का नाम है ब्राह्मणास, ठीक है। दे एक्सप्लेन द hymns of the Vedas. So the Brahmanas, they explain the hymn of the Veda. It is the name of a book, and it contains ritualistic formula and explains social and religious meanings. So Rig Veda, each Veda had several Brahmanas associated to it. So these Brahmanas, ऋग वेदा के साथ कौन सा ब्राह्मण एसोसिएटेड था? कोशिटाकी एंड आयत्रेया। यजुर्वेद के साथ तैत्रिय एंड सतापथ। सामवेद के साथ पंचविश एंड जिमिनिया, और अथर्ववेद के साथ गोपाथा। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है मेरी, जस्ट प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। देन इज द आर्यंकास। आर्यंका मीन्स जंगल, अरण्य मीन्स जंगल, and these texts were called as the Arankyas because they were written for hermits and students। जो जंगल में रहने वाले साधु संत होते थे या उनके बच्चे स्टूडेंट्स होते थे, उनके लिए ये लिखी जाती थी अरण्यकास। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द उपनिषद्स। ठीक है। फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कंप्राइजिंग वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज, क्रिटिसाइजिंग रिचुअल सैक्रिफाइसेस। तो उपनिषदों ने जो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को क्रिटिसाइज किया है। इनका नंबर है 108। बृहद्रनायिका उपनिषद इज द ओल्डेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांत, ऑल्सो नोन एज वेदांत। ठीक है। व्हाट इज द वेदांत फिलोसफी? It's based on the basic statement that Brahm Satyam Jagat Mithya, Jivo Brahmev Na Para. And this statement has been interpreted differently by Shankaracharya, Ramanuja, and Madhvacharya. He talks about, Advaitvad. Shankaracharya talks about Advaitvad. He talks about विशिष्ट अद्वैतवाद, एंड माधवाचार्य टॉक्स अबाउट द्वैतवाद। ये इतना आपको याद नहीं रखना, जस्ट समझ लीजिए इसको। देन देयर आर वेरियस स्मृतिज एक्सप्लेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वैदिक लाइफ। उनमें से एक थी आपकी मनुस्मृति, जिसका आपने नाम अक्सर सुना है। फिर नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड परशार्थ स्मृति। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द वेदंगास। वेदंगास आर द लिम्स ऑफ वेदास, 6 इन नंबर। शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निकृता, चंदा एंड ज्योतिष। ये इसके नाम भी इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। प्रोनाउंसिएशन, रिचुअलिज्म, ग्रामर, एटमोलॉजी। एटमोलॉजी मतलब कहाँ से शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एटमोलॉजी वो होती है। मीट्रिक्स, कैसी कैलकुलेशन होगी, और एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिष आपको पता है। देन कम्स द पुराणाज। ठीक है। डील्स विद द क्रिएशन, द जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज एंड द रॉयल डायनास्टीज। 18 famous Puranas. The Matsya Purana is the oldest Puranic text. Matsya Puran सबसे पुराना है. So the Matsya Puran oldest है, और बृहद्रनायिका उपनिषद सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। ये दोनों याद रखिए, बृहद्रनायिका उपनिषद इज द ओल्डेस्ट, और यहाँ पे मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराण। ठीक है। देन यू हैव दर्शन। 6 स्कूल्स ऑफ दर्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं हिंदी में। तो 6 स्कूल्स हैं फिलॉसफी के। न्याय विशेषिका एक गौतम ने दिया था। विशेषिका दर्शन दिया था कानड़ ऋषि ने। सांख्य कपिल, योगा पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा जामिनी, उत्तर मीमांसा बद्रियानी और व्यासा। इनके मतलब क्या क्या होते हैं ये आपको डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे योगा, इसके साथ साथ योगा फिलॉसफी की भी बात होती है। चरका, चारवाका फिलॉसफी। चारवाका ने क्या दिया था? फिलॉसफी ऑफ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म की बात करता है। वो कहता है कि सारी नॉलेज परसेप्शन पे बेस्ड है। ऑल नॉलेज इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, कि जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही सच है, जो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो सच नहीं है।
ही टॉक्स अबाउट, चार्वाका टॉक्स अबाउट भूत चैतन्यवाद. चार्वाका टॉक्स अबाउट भूत चैतन्यवाद और देह आत्मवाद. देह आत्मवाद, इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, देह आत्मवाद, विच मीन्स जब जब इंसान का शरीर होता है, उसके जब तक शरीर है तब तक सब रहेगा, उसके बाद सब नष्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं, कोई आत्मा शात्मा कुछ नहीं होती. जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा आत्मा जो है नष्ट हो जाएगी. तो ये कहता है भूत चैतन्य. भूत मतलब 5 भूत होते हैं ना, पंचभूतम, पंच, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, वो 5 भूत होते हैं. पंचभूतों से मिलके हमारा शरीर बनता है. तो जैसे शरीर खत्म हो जाएगा तो वो पंचभूत खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा. तो उसने वो कहता है, एग्जाम्पल देता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर सोल है, वो काम करती है. वो कहता है जब इंसान बीमार होता है तो उसकी मेंटल कैपेसिटी भी कमजोर हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करता है. जैसे वो ठीक होता है तो वो उसकी मेंटल कैपेसिटी भी काम करती है. उसका कहने का मतलब ये था, सब कुछ हमारी देह के अंदर है, देह से ही सब चलता है. ये चारवाक फिलोसफी थी. ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पंजाबी में कहते हैं ना, ये वो है चारवाक फिलोसफी. ठीक है. देन योगा फिलोसफी कहता है, अष्टांग योगा की बात करता है. योगा फिलोसफी टॉक्स अबाउट अष्टांग योगा. इसके 8 8 जो नियम, 8 तरीके, अष्टांग मीन्स 8 नियम होते हैं. ठीक है. इसके अलावा देयर इज अ फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो सारी फिलोसफी इसमें आ जाती हैं. ठीक है. फिर आपके कुछ उपवेदास हैं, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, शिल्प वेदा, आयुर्वेदा. ये वॉरफेयर से डील करता है, ये म्यूजिक से डील करता है, आर्किटेक्चर से, मेडिसिन से. देन फ्यू एपिक्स. महाभारत रिटन बाय वेद व्यास. वेद व्यास का नाम सुना है आपने? वेद व्यास कोई बंदा नहीं था, वेद व्यास कोई बंदा नहीं था, ये एक उपाधि थी. और महाभारत जैसा ग्रंथ एक बंदे ने नहीं लिखा, एक बंदे, एक उपाधि दे दी गई. जैसे वेद व्यास से एक उपाधि दे दी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को सुप्रीम लीडर मान लो, सुप्रीम लीडर एक उपाधि है, उसका वेद व्यास एक उपाधि है. तो उपाधि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को वक्त से वक्त मिलती गई जिन्होंने महाभारत की रचना की. ठीक है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जया संहिता और शताश्री संहिता. इसमें 1 लाख वर्सेज है एंड ओल्डर देन रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, जिसकी 29,000 वो है वर्सेज है. ठीक है. तो महाभारत इज ओल्डर देन दी रामायण. Then I told you about various महाजनपदास. जनपदास, जना ट्राइब, उससे बने जनपदास, ट्राइब्स इकट्ठे होके, और ट्राइब्स को इकट्ठे होके हमने बनाए महाजनपदास, बहुत बहुत बड़े बड़े. तो सबसे पहले गांधारा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तक्षशिला में, ये नॉर्थ वेस्ट. देन अंगा, अंगा का चंपा में था. देन मगध, बिहार, जो आपका मगध एरिया कहते हो बिहार को. ठीक है. इसका गिरविराज, जिसको राजगीर भी कहते हैं. अब राजगीर आपने सुना होगा, राजगीर, डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं इसके. राजगीर, राजगृहा, गिरविराज. फिर पाटलिपुत्र बाद में कर दिया. ठीक है. वैशाली कर दिया शिशुनाग ने, अशोका ने फिर पाटलिपुत्र कर दिया. ये चेंज होते थे. देन कम्स काशी, काशी का हेडक्वार्टर इज जिम्बारा में से. देन कम्स वज्जी, वज्जी डायनेस्टी का हेडक्वार्टर था वैशाली में. देन मल्ला डायनेस्टी का हेडक्वार्टर था कुशीनारा में. शेदीज का था सुमति में और शोतिवती नगर. वत्साज हैड एट कौशाम्बी, कोसालाज हैड एट श्रावस्ती एंड अयोध्या. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट वंस बताऊंगा. कुरुज, द कुरु क्लान, आपने सुना होगा ना, कुरुज एंड पांडवास, कौरवास, तो कुरु क्लान, इनका था हस्तिनापुर. देन पांचाल, पांचाल नगर है ना, पांचाली जो छत्र. देन मत्स्या का था विराटनगर में. देन यू हैव सुरासेनास एट मथुरा, अस्मकाज एट पटना, अवंती एट उज्जैन एंड कंबोजा एट राजपुर. इसमें इंपॉर्टेंट वंस कौन कौन से वो बता देता हूँ आपको. सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया आपका गांधारा, अंगा, मगधा, काशी, वज्जी, अवंती एंड कंबोजा. इनके आप याद कर लीजिए. कुरुज का तो पता ही आपको, ये आप याद कर लीजिए, सारे याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक. अब यहां तक बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? क्लियर है यहां तक?
मैं ये वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको ना, जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, एटलीस्ट आपको ओवरराइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ब्लैंक चाहिए या हाईलाइटेड? हाईलाइटेड ही अच्छा है। Sir, annotated, sir. पता है मुझे टाइम बचेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं एक बहुत जबरदस्त जो फिलॉसफी है हमारी, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिसने हमारे देश में काफी एक फिलोसफिकल एक विजडम लेके आए। तो 600 बीसी के अराउंड ये शुरुआत हुई है। मेन कॉजेज क्या थे उस वक्त? ब्राह्मण्स की डोमिनेशन थी देश में, ठीक है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी फैल रही थी। अब क्या होता था, वर्ना सिस्टम था, वर्ना सिस्टम, ठीक है, ब्राह्मण्स, वैश्यास, शूद्रा, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो जो वैश्यास एंड शूद्रास थे, अब ये क्या करते थे, वैश्यास को भी क्योंकि ट्रेड करना होता था, तो ट्रेड के लिए भी ये फेवर नहीं होता था, ब्राह्मणिकल कल्ट। तो उस वक्त एक नया रिलीजन आया, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिन्होंने इनको थोड़ी रिस्पेक्ट दी और वो एक नया एक इमर्ज हुआ। तो ये शुरुआत इसकी हुई जैनिज्म की बाय ऋषभ देव। इसका एम्बलम बुल है। शुरुआत होती है अयोध्या में। टोटल आपके 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। फर्स्ट वन वाज द ऋषभ देव, देन 23rd वाज पार्श्वनाथ, और आपके जिसको आप महावीर, वर्धमान महावीरा को जानते हो, वो लास्ट तीर्थंकर था, वो था 24th तीर्थंकर, वर्धमान महावीरा, जिसको महावीर, लॉर्ड महावीर की बात करते हो ना जैनिज्म में, ये तो 24th। तो भी महावीरा का स्टोरी हमें पढ़नी थोड़ी जरूरी है। तो इनका जन्म होता है 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम था सिद्धार्था, इनके पिता का नाम सिद्धार्था था, और बुद्धा का असली नाम सिद्धार्था था, ठीक है, बुद्धा का रियल नाम। दे बिलोंग टू द ज्ञांत्रिक क्लान, ज्ञांत्रिक क्षत्रिय क्लान, ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ केतका। तो इनकी मदर त्रिशला एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, एंड ही वाज मैरिड, हिज वाइफ नेम वाज यशोदा, ठीक है। फादर का नाम क्या था? फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशला, और वाइफ का नाम यशोदा, ठीक है। इनकी डॉटर थी, उनका नाम था प्रियदर्शिनी, डॉटर का नाम था प्रियदर्शिनी, नाम याद रख लीजिए। उसके हस्बैंड का नाम, मतलब जो महावीरा के सन इन लॉ का नाम था जमाली, जो उसके पहले डिसाइपल भी बन गए। जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ वर्धमान महावीरा, हु वाज आल्सो हिज सन इन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जमाली वॉज द सन इन लॉ एंड द फर्स्ट डिसाइपल। तो 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, 30 साल में घर छोड़ दिया। भटकते भटकते इनको फाइनली कैवल्य प्राप्त हुआ आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिका ग्राम, ये नाम याद रखिएगा, जिम्बिका ग्राम, एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य, जैसे बुद्धिज्म में मोक्ष, मोक्ष की बात करते हैं ना, मोक्ष, उसको जैनिज्म में कैवल्य कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज कैवल्य। तो इनको कैवल्य प्राप्त हुआ 42 साल की उम्र में, और 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई एट 468 बीसी, 468 बीसी, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? 540 बीसी, ठीक है, एंड इनकी डेथ हुई थी, इसके ऊपर डिफरेंट अकाउंट है, 468 बीसी। तो इन्होंने पंच महाव्रत, इनके जो 5 डॉक्ट्राइन्स, जगह का नाम याद रखिए, पावापुरी, 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, सो दे कॉल इट एज पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। ये 5 चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले, डू नॉट कमिट वायलेंस, मीन्स अहिंसा। अहिंसा, इनके कहने का मतलब अहिंसा नहीं करना, मतलब ये नहीं किसी को मारना नहीं, किसी को मारने के लिए सोचना भी नहीं, वो भी अहिंसा में आता है जैनिज्म में। यू डोंट इवन हैव टू थिंक ऑफ अहिंसा। इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल, कि मैं किसी, मेरा मन कर रहा है किसी को मार दूं लेकिन मैं मार नहीं रहा हूं, वो अहिंसा नहीं है जैनिज्म में। मैं सोच भी रहा हूं किसी को मारने की, वो भी हिंसा है, समझ रहे हो? वो अहिंसा इन स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट में अहिंसा होनी चाहिए, समझ आ रही है? दूसरा है डू नॉट स्टील,
चोरी नहीं करनी है, उसका वर्ड होता है अस्त्या, अहिंसा अस्त्या। अपरिग्रह, किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन आप 10 लाख रुपए की इनकम अपने घर में ला रहे हो 2 नंबर की, तो आप फिर क्या कर रहे हो? अपरिग्रह, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, आपको बेईमानी की सजा मिलेगी, कर्म आपको पनिश करेगा। देन कम दी सत्य, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य अपनाना है। ब्रह्मचार्य मतलब आपको सोचना भी नहीं है किसी के बारे में गलत, वो भी ब्रह्मचार्य में आता है। ये जो हम सोचते हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो गलत काम करते हैं, या अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो सारी चीजें होती हैं, वो तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने थॉट को, लेकिन थॉट में भी नहीं आने देना। चोरी न करने के लिए सोचना भी नहीं, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए सोचना भी नहीं, ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ, क्या बोलते हैं, एस्केटिज्म, ठीक है। दिस इज द एसेंस ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट कम द 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, राइट, KFC, इसको ऐसे याद रखना है, KFC ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म वाले तो मांस मछली तो खाते नहीं है, लेकिन हम KFC वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा सा उनको बुरा लग सकता है। तो KFC का मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट, ठीक है, राइट KFC। तो राइट नॉलेज, फेथ एंड कॉन्डक्ट इज द 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ये कहते हैं salvation is possible only by abandoning all possessions and long course of fasting, self mortification and meditation, कि आपको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है, ठीक है। जैनिज्म recognized existence of God but lower than the जीना, तो जीना को हायर रखा गॉड से उन्होंने। जैनिज्म, एक चीज याद रखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म कोई रिलीजन नहीं है। Jainism and Buddhism are moral philosophies. They don't believe in God in the sense of the God. ठीक है, they believe in Jina. ठीक है, it did not condemn Buddhism, वर्ना सिस्टम, unlike Buddhism. अब बुद्धिज्म ने ना वर्ना सिस्टम को डिस्कार्ड किया पूरा, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र वाला सिस्टम, उसको बुद्धिज्म ने खत्म किया, इन्होंने नहीं किया। They could not de-link clearly from Brahmanical, hence they failed to attract masses. अब क्या था उस टाइम पे, ब्राह्मण्स की काफी डोमिनेशन थी, काफी अत्याचार होते थे, ठीक है, बड़े। तो उस चीज को ये अब टोटली डीलिंक नहीं कर पाए। इन्होंने नई रिलीजन तो बनाई, लेकिन वो नई रिलीजन वैसी नहीं थी कि जो जो अप्रेस्ड लोग थे उनको अट्रैक्ट कर पाए। बुद्धिज्म में ज्यादा लोग अट्रैक्ट हुए। अभी भी आप देखोगे जैनिज्म बड़े कम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, बड़े ही जो डिवोटेड लोग फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा लोग, ठीक है। इट एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। और जैन की जो मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट है उसको आप कहते हो बसादीज। जैनिज्म को पेट्रनाइज किसने किया था? खारवेला, द किंग ऑफ कलिंगा, चंद्रगुप्त मौर्य became the disciple of Bhadrabahu and spread Jainism in the south, ठीक है। खारवेला किंग ऑफ कलिंगा एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु का डिसाइपल भी बन गया था और जैनिज्म को साउथ इंडिया में प्रमोट किया। तो दो आपके सेक्ट है मेन जैनिज्म के, 2 मेजर सेक्ट्स which emerged during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसका नाम है, एक तो श्वेतांबर्स, दूसरा दिगंबर्स। श्वेतांबर्स कौन थे? जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जो कुछ नहीं पहनते थे, ठीक है। दिगंबर्स कुछ नहीं पहनते थे। तो श्वेतांबर्स वर लेड बाय स्थूलबाहु, स्थूलभद्र, आई थिंक इट्स स्थूलबाहु, नॉट स्थूलभद्र, स्थूलबाहु, स्थूलबाहु। and Digambars were led by Bhadrabahu, स्थूलबाहु एंड भद्रबाहु। जो जैन टेक्स्ट होते थे ये लिखे जाते हैं प्रकृत भाषा में, तो जैन टेक्स्ट को लिखा जाता है प्रकृत भाषा में, ठीक है। इनकी कुछ काउंसिल्स हुई थी जैनिज्म की। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र अंडर स्थूलबाहु। स्थूलभद्र क्यों लिख रहे हैं? स्थूलबाहु। एंड जेना कैनन्स वर कंपाइल्ड, ठीक है, जो जेना की बुक्स थी वो कंपाइल हुई। सेकंड काउंसिल हुई थी वल्लभी में, 5th सेंचुरी। ये नाम याद, टाइम और जगह याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फर्स्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र अंडर स्थूलबाहु
and second at Vallabhi under श्रमना, नाम देख लीजिए, ठीक है। अर्ध मगधी लैंग्वेज में कंपाइल हुए थे इनके पूरे, अर्ध मगधी लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज इन विच इट वाज कंपाइल्ड, ठीक। नेक्स्ट कम्स योर अनदर इंपॉर्टेंट फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो जैनिज्म का कोर क्या था? जैनिज्म आपका ऐसी फिलोसफी है जो बड़ी ही एस्केटिक, बड़ी ही ज्यादा क्रूड फिलोसफी है। इट्स अ वेरी क्रूड फिलोसफी, इसको फॉलो करना थोड़ा और मुश्किल है। जैनिज्म में एक वो होता है जिसका नाम है संथारा, सुना है नाम? प्रैक्टिस ऑफ संथारा, या इसको सल्लेखना भी कहते हैं। ये आप मुझे बताइएगा, चेक करिएगा, आपका होमवर्क है, क्या होती है प्रैक्टिस संथारा और सल्लेखना। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप फास्टिंग करने शुरू कर देते हो, अपने आप को धीरे धीरे मारते हो आप। इसके ऊपर कुछ केस भी हुआ था कि लोग वॉलंटरी डेथ की तरह होता है, बाल वाल आपके निकाल दिए जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ प्रैक्टिस है। इसको डिटेल में पढ़िएगा क्या होता है, पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आपकी फिलॉसफी आ जाती है बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म के आपके फाउंडर कौन है? गौतम द बुद्धा, whose रियल नेम वाज सिद्धार्था, जिसको आप साक्यमुनि या तथागता भी बोलते हैं। तो तथागता साक्यमुनि पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स द सेम एज गौतम बुद्धा। born in 563 BC इन लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है, नेपाल में इनका जन्म हुआ। उनका जन्म कब हुआ था? उनका कब हुआ था जन्म, महावीरा का? 560 तो कब हुआ 540 था? शायद, 540 सर, 540, वेरी गुड। 540। तो 540 में इनका जन्म हुआ और 468 में इनकी डेथ हुई है, 468। तो ये याद रखना। इनका कब हुआ है? अब इनका देखो, 563। तो 563 और कहाँ हुई है? लुम्बिनी, ठीक है। और ये कौन से एक क्लान से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय, शाक्य क्षत्रिय क्लान। वो किससे बिलोंग करते थे? ज्ञानत्रिक, वो बिलोंग करते थे ज्ञानत्रिक। ये संस्कृत में लिखा जाता है, इसके ऊपर JNAN ऊपर हाइफन लगता है। इट्स ज्ञानत्रिक क्लान एंड दे बिलोंग टू द शाक्य, दैट इज व्हाई ही वाज नोन एज शाक्य मुनि। शाक्य क्लान, शाक्य मुनि, ठीक है। इनके फादर का नाम था शुद्धोधना, ठीक है। वो रूलर थे। उनकी मदर का नाम था महामाया, कोशाला डायनेस्टी के थे। वो जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। और इनकी स्टेप मदर, या इनकी जो एक तरह से जिन्होंने इनको पाल के बड़ा किया, दाई कहते हैं ना, दाई माँ, तो जिन्होंने पाल के बड़ा किया उनका नाम था गौतमी। जिन्होंने इनको पाल के बड़ा किया, गौतमी। जो इनफैक्ट ये कहानी है, जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का, जब छोटे ही थे, तो एक कोई उस टाइम के महान साधु थे, जो होते हैं ऋषि मुनि, उनको बुलाया गया था कि इनका कोई प्रिडिक्ट करो कि क्या इनका फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने बोला या तो ये बहुत बड़ा, एक बड़ा ही क्रूअल राजा बनेगा, तो या फिर बड़ा ही एक साधु संत बन जाएगा। तो उसका बाप डर गया, मिस्टर सुद्धोधना, वो डर गए कि ये तो सब छोड़ छाड़ जाएगा, तो मैं साम्राज्य किसके लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने इसको बाहर निकलने ही नहीं दिया, एक अलग महल में उसको कैद किया मतलब उसको अंदर ही सब भोग विलास की सारी साधना, सारी सुविधाएं अंदर दी, सब उसको, हर तरह की सुविधा आप सोच लीजिए जिस तरह की भी मिल सकती है। तो जब उसके बाद, इतने सालों बाद जब वो पहली बार बाहर निकला, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो बड़ा अजीब लगा। उसने जो एक गरीब बंदे को देखा, एक बीमार बंदे को देखा, उसके लिए बड़ा अचंभा था। उसको लगता लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था कुछ ऐसा, वो पूरा कट ऑफ था दुनिया से। तो तभी तो उसका ग्राउंड बना ना उसका साधु बनने का, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं देखा था, तो उसके लिए शॉक हो गया। तो ऐसे ही वो बुद्धिज्म में आने का हुआ। इनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ। उनकी मदर का नाम क्या था? सिद्धार्थ की मदर का नाम यशोदा था। उसकी गौतम महावीर की मदर का नाम यशोदा था, और इसकी वाइफ का नाम यशोदा है, ठीक है। सन का नाम राहुल, ठीक है। और the three ratnas in Buddhism, they stand for Buddha, Dhamma, Sangha. That is Buddham Sharanam Gacchami,
Dhammam Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami. That is the three pillars of the Buddhist philosophy, which means Buddha is the founder, Dhamma is the teachings, and order of Buddhist monks and nuns. दो main philosophies हैं इनकी, Hinayan and the Mahayana. Hinayan is the lesser wheel, Mahayana is the higher wheel, greater wheel. अब 5 चीजें जो एसोसिएटेड है बुद्धा के साथ. सबसे पहले अगर पूछा जाए लोटस और बुल किस चीज को सिग्निफाई करता है, वो बुद्धा के जन्म को सिग्निफाई करता है. हॉर्स सिग्निफाई करता है महाविनिष्क्रमण. महाविनिष्क्रमण का मतलब जिस टाइम पे बुद्धा ने घर को छोड़ा, बुद्धा लिविंग होम. इट मींस बुद्धा लिविंग होम, इट मींस द महाविनिष्क्रमण. महाविनिष्क्रमण. बोधि ट्री का मतलब, क्योंकि इनको बोधि ट्री में निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो बोधि ट्री मींस निर्वाणा को सिग्निफाई करता है. वीर मींस धर्म चक्र परिवर्तन. धर्म चक्र परिवर्तन मींस फर्स्ट सरमन जो उन्होंने सारनाथ में दिया था. फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन. और स्तूपा विच टॉक्स अबाउट महापरिनिर्वाणा, जब इनको इवेंचुअली ही लेफ्ट द वर्ल्ड, दैट इज द महापरिनिर्वाण. क्लियर? क्लियर यहां तक? देन धम्मा के 4 ग्रेट ट्रूथ. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्ध. द 4 नोबल ट्रूथ कहते हैं इसको. 4 नोबल ट्रूथ्स. इसको कहते हैं कि देयर इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पहली चीज. देन देयर इज अ कॉज ऑफ दिस सॉरो. देयर इज अ कॉज. फर्स्ट इज सॉरो, then cause of sorrow. That cause of sorrow is the beginningless ignorance. Beginningless ignorance is the cause of sorrow, ignorance. And the fourth is there is a way to end this ignorance, and that way is, the eightfold path. The eightfold path, the Ashtangika marg. ठीक है, the Ashtangika marg. योगा फिलोसफी में अष्टांग योगा था, इसमें अष्टांगिका मार्ग है. ठीक है. So pain and misery can be ended by controlling desire. ठीक है, this eightfold path, it is called as अष्टांगिका मार्ग. ठीक है. अब 8 तरीके हैं जिससे आप इसको मतलब कर सकते हो. ठीक है, इसको आप याद कैसे रहोगे? इसका कोड बना सकते हो VRS क्लर्म. वो कैसे मैं बताता हूं. अब V से व्यू और अंडरस्टैंडिंग, आप इसको ऐसे कर लो, व्यू या अंडरस्टैंडिंग. बाकी आप देख लीजिए. राइट थॉट और राइट रेजोल्यूशन भी कहते हैं इसको, राइट रेजोल्यूशन. ठीक है. देन राइट स्पीच, इसको सीक्वेंस से उल्टा पुल्टा आप सीक्वेंस से कर लीजिएगा. राइट स्पीच, फिर राइट कॉन्डक्ट. ठीक है, राइट एक्शन या राइट कॉन्डक्ट. देन राइट लाइवलीहुड, देन राइट एफर्ट्स. देन आई थिंक ये उल्टा ऊपर नीचे हो गया, आप इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा अपने हिसाब से ना. इट इज VRS क्लम करके हम इसको करेंगे. इसको एक बार कर लेते हैं आपके लिए. राइट व्यूज. ठीक है. राइट रिजॉल्व. ठीक है. देन राइट स्पीच. ठीक है. देन राइट कॉन्डक्ट और कंसंट्रेशन. राइट कंसंट्रेशन, राइट लाइवलीहुड. ठीक है. देन आई थिंक एक आ जाएगा इधर राइट माइंडफुलनेस. कौन सा रह गया? व्यूज हो गया, रिजॉल्व मींस थॉट हो गया, एक्शन हो गया, लाइवलीहुड हो गया, एफर्ट्स ELERM. एफर्ट्स आ गया यहाँ पे. एंड R से आपका आ गया, एक मिसिंग है यहाँ पे. चलो आप किसी भी तरह से इसको याद कर लीजिए. ठीक है. दीज आर द 8 इंपॉर्टेंट थिंग्स. देन बुद्धा ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मध्यम मार्ग. इट एम्स एट अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स. कि आपको ना एक्सट्रीम्स अवॉइड करने हैं बेसिकली. यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम्स. बिल्कुल
एक्सट्रीम्स ऑफ पेन एंड एक्सट्रीम्स ऑफ पेनेंस मींस लग्जरी, दोनों में नहीं जाना है, ठीक है। एंड जो हम बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है दैट इज मोस्टली रिटन इन पाली लैंग्वेज इन द थ्री पिटाकास, ठीक है, थ्री फोल्ड बास्केट। फर्स्ट वन इज द विनय पिटक, देन इज द सूत पिटक, एंड द थर्ड इज द अभिधाम पिटक, ठीक है। फर्स्ट वन मीन्स द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन द बुद्धिस्ट फिलोसफी, तो किस तरह से कॉन्डक्ट होगा आपके उसमें जो आपका आपके बुद्धिस्ट संघ है उसमें आप कैसे रहोगे। सूत पिटक इज कलेक्शन ऑफ बुद्धा के सरमन्स और उसकी टीचिंग्स, ये सबसे बड़ा है सूत पिटक। देन अभिधाम पिटक, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जाम्पल द महावंशा एंड दीपांशा आर द अदर टेक्स्ट विच आर फाउंड इन श्रीलंका। इसके अलावा दो और हैं, ठीक। बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ? पहली बात, ये भी संस्कृत को इस्तेमाल करने लगे पाली की जगह, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन को उन्होंने टारगेट किया था, अब इनमें भी ब्राह्मणिकलिज्म सिस्टम आने लगा, ठीक है। देन पाली को रिप्लेस कर दिया। देन रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, और दूसरा एक और चीज कही जाती है कि एंट्री ऑफ वुमेन भी कहा जाता है। इन्होंने वुमेन को संघ में अलो किया, और बुद्धा ने कहा था इफ वुमेन हैड नॉट बीन अलाउड द बुद्धिज्म वुड हैव सर्वाइव्ड फॉर अनदर 500 इयर्स, दैट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द रीजंस। चार मेन आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हुई थी आपकी 483 में राजगृह में, चेयर्ड बाय महाकश्यप, एंड तब का रूलर था अजातशत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, वैशाली, headed by Sabakami and Kalashok. Then third Buddhist Council 250 BC, Patliputra by Mogliputa Tesa, led by Ashoka. Fourth Buddhist Council 72 AD, Kundalwan in Kashmir, ये कश्मीर में हुई थी, Vashumitra and Ashwagosha both, and Kanishka, he was there for the fourth Buddhist Council, ठीक है। अब बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है, इसका जो कोर है, is focused on pratit samutpat, pratit samutpat, which means asmin sati idam bhavati, asmin sati idam bhavati, that is this being that arises। इसका क्या मतलब है कि डिपेंडेंट ऑन द कॉज, effect arises, dependent on the cause effect arises, ठीक है। This is the main thing। Another principle of Buddhism is Shanikvada। Shanikvad, which means momentariness of reality। It also talks about impermanence। Nothing is permanent, everything is like transient or temporary। There is another principle in Buddhism which talks about the uh, dharam, the 12 spoke wheel, the 12, which talks about, what is the main cause of the suffering. So they say that the beginningless ignorance, beginningless ignorance is the root cause of all suffering. If you end at ignorance, how that can be ended? By right knowledge and meditation, ठीक है। क्लियर?
I think we have covered sufficient order for today. I think this should be this should hold you in good stead. Important topics हमने इसमें cover किए हैं आज. बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सवाल इनमें आने वाले की probability काफी होती है, ठीक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं इसके अलावा भी. I have tried to cover in much good detail so that you get basic idea of what are the things. ठीक है? Any doubts in this? ठीक है, we'll continue this tomorrow and we'll try to cover more topics, more relevant topics, and move on to as many topics as we can cover in the coming days. ठीक है, चलिए फिर, see you tomorrow and have a good day. कल भी क्लास होगी, संडे है, लेकिन कल भी क्लास लेंगे हम. We'll try to have class every day in the coming few days. कोशिश करेंगे जितना हम मैक्सिमम कवर करेंगे, और अपने लेवल पे कीप रिवाइजिंग, कीप पुशिंग फॉरवर्ड एंड ट्राई टू मेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द टाइम दैट रिमेन्स. ठीक है, ऑल गुड, हाई स्पिरिट्स में रहो, बिल्कुल एकदम जोश में रहना, कोई भी अपने आप को बुलंद रखना. ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.